गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से सिद्धि इंस्टीट्यूट में। तो हमारी जो कल बात चल रही थी कि बीएड सेकंड ईयर वालों के पेपर चल रहे हैं, तो कल मैंने आपको 2 यूनिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हों और आप लोगों ने ये चीजें देखी भी होगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और आपने प्रीवियस पेपर के साथ उनको मैच भी किया होगा। क्योंकि सिद्धि इंस्टीट्यूट जो आपको बता रहा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल सही बता रहा है कि भी आपके लिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको उनकी तैयारी करनी भी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स ने शॉर्ट वीडियो के अंदर जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पेपर डाले हुए हैं वो भी आप लोगों ने देखे होंगे। जिस तारीख को जो पेपर डाले हुए हैं, 15 को है, फिर अपना अगला 17 को पेपर है, फिर 20 का है, तो वो पेपर भी आप लोगों ने जरूर देखे होंगे। लेकिन अभी आप ज्यादातर ध्यान 15 वाले पेपर पे दे रहे हो, जिस टॉपिक का सब्जेक्ट का नाम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी। तो समावेशी स्कूल का जो परिचय था वो मैं शॉर्ट वीडियो के अंदर डाल चुका हूं और वो आप लोग देख भी चुके होंगे कि समावेशी विद्यालय है, उसकी क्या परिभाषा है, उसकी आवश्यकता है, महत्व है, ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो आज मैं आपके लिए बात कर रहे हैं बहुअध्ययन क्षेत्र का उपागम, ये क्या होता है क्या नहीं। तो ये आपका मैं बता दूं पहले ही कि ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो 4 यूनिट आपकी जो पेपर के सब्जेक्ट की है वो फोर्थ यूनिट के अंदर ये आपका क्वेश्चन आता है बहुअध्ययन क्षेत्र उपागम। और जो पेपर आपके 17, 20, 22 को होने वाले हैं वो भी आपने शॉर्ट वीडियो में उनके क्वेश्चन पेपर देखे होंगे। लेकिन ज्यादातर विद्यार्थियों का ध्यान यहाँ है कि भी कल हमारा पेपर है 15 तारीख को, तो हम इंपॉर्टेंट क्या क्या करें। तो कल हमने जो डिस्कस किया था कि भी 4 यूनिट है, 4 में से आपको 2 यूनिट तो मैं कल बता चुका हूं कि इंपॉर्टेंट क्या है, और पहली यूनिट का जो इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन था वो आप लोगों को मैं शॉर्ट वीडियो के अंदर भी दे चुका हूं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखो। और शुरू करने से पहले मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरी एंड तक देखो, और एंड देखने के बाद ये नहीं है कि भी आप उस लोगों को याद ना कीजिए, जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, आप उनको फॉलो कीजिए। साथ ही साथ में आप लोगों से यह भी प्रार्थना है कि भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने बीएड के स्टूडेंट्स के साथ। बीएड जो भी फ्रेंड्स आपके बीएड कर रहे हैं, चाहे वो कितनी भी दूर रह रहे हो, लेकिन सेंटर तो उनका एक ही जगह रहता है, तो वही हम शुरू करेंगे। और आज जो हमारा टॉपिक होगा बहुअध्ययन क्षेत्र उपागम, ठीक है। जो आपको पता है कि भी आपके 4 यूनिट है, तो ये चौथी यूनिट का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम आज एक्सप्लेन के साथ ही पूरा का पूरा वर्णन करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे वही फिर से बात कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को एंड तक देखो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, और जो भी आपके बीएड के साथ में फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी साथ में आप जोड़ते रहिए, ताकि पेपर के पास में अभी तक जिनके पास बुक्स नहीं है वो भी इस टॉपिक को आराम से पढ़ सके, समझ सके। ओके, तो हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपका आज हम शुरू करते हैं बहुअध्ययन क्षेत्र का उपागम क्या होता है। तो अध्ययन क्षेत्र हो या बहुअध्ययन क्षेत्र हो, बात एक ही है, लेकिन शुरुआत ही होती है अध्ययन क्षेत्र से, ठीक है। तो जो आपका ये अध्ययन क्षेत्र होता है, ये सामाजिक अध्ययन होता है। सामाजिक अध्ययन के अनुसार ही इसको परिभाषित किया जाता है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के पेपर भी दिए थे, ज्ञान वाला लेसन जो अपने ज्ञान वाली बुक पढ़ी थी, अभी उसका परसों पेपर दे के आए हो 12 तारीख को, उसके अंदर भी आपने बहुत देखे होंगे। तो वही है कि अध्ययन क्षेत्र में है, एक तो आपका आएगा सामाजिक अध्ययन की व्यापारिक जो अध्ययन क्षेत्र होता है वो सामाजिक अध्ययन के अनुसार ही काम करता है, जो एक व्यापक धारणा होती है। समझ रहे हैं, व्यापक और संकुचित समझते होंगे। संकुचित होता है थोड़ा सा छोटा रूप, व्यापक होता है पूरा फैला हुआ विस्तृत धारणा, जिसको गहराई से समझना भी बहुत जरूरी होता है। ओके, तो व्यापक धारणा है। अंग्रेजी में हम अध्ययन क्षेत्र को डिसिप्लिन के नाम से जानते हैं। लेटिन जो आपका शब्द है, ये इसे डीसी प्लस में जानते हैं, जिसका अर्थ होता है विषय और विद्यार्थी। और जो डिसिप्लिन आप समझते हो वो कई बच्चे बीएड कर रहे हैं, साथ में वो कई स्कूलों में भी टीच कर रहे होंगे, तो डिसिप्लिन शब्द तो उन्होंने भी सुना ही होगा कि उसको हम हिंदी में अनुशासन के नाम से जानते हैं। आपको अगर लाइन को और बढ़ाना हो तो आप लिख सकते हो, अंग्रेजी में डिसिप्लिन, अध्ययन क्षेत्र को हम डिसिप्लिन कहते हैं, जिसका अर्थ होता है अनुशासन। लैटिन शब्द में डीसी प्लस होता है, जिसका अर्थ होता है विषय या विद्यार्थी। समझ रहे हैं। और डिसिप्लिना, जिसका अर्थ होता है शिक्षण या अध्यापन और शिक्षण। ये आप फर्स्ट ईयर की बुक्स में रिपीट भी कर चुके हो और स्टडी भी कर चुके हो। और अब
बहुअध्ययन क्षेत्र को इन्होंने अलग अलग भाषा यानी अलग अलग शब्दकोश के अनुसार, क्रिया के अनुसार बहुत अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से इनको विभाजित किया। क्यों? क्योंकि एक जगह से इनको इकट्ठा समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। ये मैंने अभी बोला ना कि अध्ययन क्षेत्र एक व्यापक धारणा मानी जाती है। अगर व्यापक धारणा होगी तो उसे एक ही जगह से समझना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अलग अलग अर्थशास्त्री हुए, अलग अलग अर्थ हुआ, अलग अलग कवि, लेखक यानी बहुत हुए जिन्होंने उनको अलग अलग भाषा के रूप में परिभाषित किया। शब्दकोश का मतलब समझते हैं सारे, डिक्शनरी होती है, उसके अनुसार इसका अर्थ निकाला गया कि प्रशिक्षण से लेके प्रतिकार के नियंत्रण में रहना और व्यापार पर आत्म नियंत्रण रखना। प्रशिक्षण समझते हैं सारे, ट्रेनिंग से लेके प्रतिकार के नियंत्रण में रहना और जो भी इंसानों का आपस में व्यवहार होता है, चाहे वो सकारात्मक हो नकारात्मक हो, उनके आत्म पर नियंत्रण रखना। आत्म की खोज वगैरह ये सब तो आप पढ़ ही चुके हो। उसके बाद हम बात करते हैं शब्दकोश के बाद है क्रिया के अनुसार। क्रिया के अनुसार कि एक अध्ययन क्षेत्र में क्रिया के अनुसार क्या होता है? निर्देशों का पालन करना। निर्देशों का मतलब क्या होता है? रूल्स जो भी बनाए गए हैं, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो, जिस संस्थान में जहां आप काम कर रहे हो, उनके निर्देशों का पालन करके वहां दूसरों को प्रशिक्षण देना। ओके, प्रशिक्षण देना और उनका अगर कोई भी नियम टूटता है वो अनुपालना करने पर उन्हें दंड भी दिया जाता है। और इसका एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल सैन्य क्षेत्र ही है ना। अब सैन्य क्षेत्र में क्या होता है? सैन्य क्षेत्र हो गया। अब अलग अलग क्षेत्रों में इनका अलग अलग रूप से पालन किया जाता है, चाहे वो सैन्य क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र हो। अन्य क्षेत्रों में बहुअध्ययन क्षेत्र की बहुत ही अहम भूमिका, अलग अलग भूमिका होती है। सैन्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अनुशासन से काम लिया जाता है। अगर वहां अनुशासन टूटता है तो उन्हें दंड भी दिया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र, अब कई सोचते हैं कि सर चिकित्सा क्षेत्र में अध्ययन क्षेत्र का काम क्या है? तो भाई चिकित्सा क्षेत्र है, ये आपकी मेडिकल लाइन हो गई। उस चिकित्सा क्षेत्र के अकॉर्डिंग वो क्या काम करते हैं? चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर रोगी को दवाई देते हैं, साथ में परहेज बताते हैं कि आपको ये नहीं खाना, ये ही खाना है, इतने दिन तक आपको बेड रेस्ट करना है। तो उन्हीं को ही वो चिकित्सा क्षेत्र में इंक्लूड करते हैं। मतलब मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अन्य क्षेत्रों में चिकित्सा हो, चाहे आपका सैन्य क्षेत्र हो, कानूनी क्षेत्र हो, समाज हो, कुछ भी हो, उन क्षेत्रों में क्या होता है? बहुअध्ययन क्षेत्र की सब जगह अलग अलग भूमिका है। ओके, सब जगह अलग अलग भूमिका होती है। अध्ययन क्षेत्र का अर्थ विशेष तरह के व्यवहारों, ठीक है, विशेष तरह के व्यवहार और चिंतन को नियंत्रण भी करता है। मतलब अध्ययन जो आपका क्षेत्र है, ये अध्ययन क्षेत्र है, आपको ये सब सिखा रहा है ना। अध्ययन का मीनिंग ही क्या होता है? आप किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी विषय का अध्ययन कर ही क्यों रहे हो? क्योंकि आप कुछ उससे नया सीख रहे हो ना। तो वो नया सीखने के लिए ही क्या होता है कि उसको विशेष तरह के व्यवहार और चिंतन के नियंत्रण को करना। यानी आपके जितने ज्ञान को आप बढ़ाओगे, वो ज्ञान को बढ़ाने का सबसे बड़ा ही आपका ये मान लो उपकरण मान सकते हो बहुअध्ययन क्षेत्र, जहां से आप अलग अलग समझ रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों के बारे में अलग अलग ज्ञान ले सकते हो। जैसा भी आप लोगों ने बहुत दिन देखा था कि अलग अलग अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ। अब उस ऑपरेशन सिंदूर के अकॉर्डिंग अलग अलग क्षेत्रों में उनका अलग अलग महत्व रहा। जैसे पंजाब है, हरियाणा है, सब जगह ये अलग अलग क्षेत्र है, उनमें उनकी सबकी अलग अलग भूमिका रही कि वहां डॉक्टर बल का कितना रहा, सैन्य क्षेत्रों का कितना रहा, कहां कम है, कहां ज्यादा है। तो ये सब बहुअध्ययन क्षेत्र से ही आप सीख सकते हो। लेकिन जब तक आप इनका चिंतन नहीं करते, ठीक है, चिंतन यानी उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन, सूचना इकट्ठी नहीं करते, तब तक आपको बहुअध्ययन क्षेत्र के बारे में नहीं पता होगा। ओके, तो हम आगे भी चलते रहेंगे, साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और आइकन बेल भी साथ में दबा दीजिए, ताकि जो नोटिफिकेशन जिन बच्चों को अभी तक नहीं मिल रहे हैं C3 इंस्टीट्यूट के, उन्हें भी वो नोटिफिकेशन पहले मिलते रहे, ताकि वो जितना भी इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, वो इनको क्लियरली कर पाए। ओके, तो हम आगे शुरू करते हैं। हाँ जी, बहुअध्ययन क्षेत्र के अनुसार जो भी
आर्थर थे, जो भी लेखक थे, उन्होंने डेफिनेशन दी थी, है ना। तो माइकल फॉकल्ट था, एक अर्थशास्त्री कह सकते हो आप उसे, या फिर बहुअध्ययन का उन्होंने बहुत अधिक गहराई से अध्ययन किया था। तो माइकल फॉकल्ट के अनुसार क्या था कि एक अध्ययन क्षेत्र जो है, अध्ययन क्षेत्र एक हिंसक राजनीतिक शक्ति, हिंसक राजनीतिक शक्ति का समझते हो, हिंसक तो आप समझते हो ना, कि जो किसी को कुछ नहीं समझता, अपने कमजोर को, यानी जो भी उस पार्टी के अंदर है उसे अपने नीचे दबाए रखना। तो हिंसक राजनीतिक शक्ति और अभ्यास, यानी लगातार अभ्यास करते रहना ताकि अपने लेवल को बढ़ाए रखना। ओके, तो जो एक विशेष व्यक्ति पर प्रयोग किया जाता है, विशेष व्यक्ति समझते हैं ना कि राजनीतिक पार्टी के अंदर सिर्फ एक ही विशेष को प्रधानमंत्री, एक ही नेता या उस राज्य का मुख्यमंत्री चुना जाता है और उसके मन को नियंत्रण किया जाता है। मन को नियंत्रण समझते हैं, मन को नियंत्रण में क्या होता है कि भी उस जितने भी उसके नीचे एमएलए वगैरह होते हैं वो उसको मिलाकर ही अपने मतलब ऊपर उठाते हैं ताकि अपनी मर्जी से वो भी काम अपना करते रहें। तो अध्ययन क्षेत्र एक बाहरी नहीं रहता, अपितु ये आंतरिक बन जाता है। आंतरिक का मतलब समझते होंगे सारे। तो शैक्षिक विषय और समाज में अनुशासन लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, अध्ययन क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ में यह एक फॉकल्ट के अनुसार यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोगों की आजादियां, यानी जो पर्सन पहले राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा था वो पहले आराम से अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन राजनीतिक पार्टी में इंक्लूड होने के बाद क्या हुआ, उसकी आजादी को सीमित कर दिया गया और साथ साथ उसके सोचने की शक्ति, जो चिंतन करने की शक्ति थी, उसको नियंत्रण कर दिया गया। और ये सब फॉकल्ट ने बहुअध्ययन क्षेत्र के अकॉर्डिंग लगातार उनके कहा गया था। ओके, इसलिए बहुअध्ययन क्षेत्र की भूमिका आपको समझ में आई होगी। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बहुअध्ययन क्षेत्र का समाज के प्रति क्या भूमिका है, तो आप ये भूमिका भी आप उसमें परिभाषा के अंदर लिख सकते हो और फॉकल्ट को उस परिभाषा के एक आर्थर में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो आज हम अब आगे बात करेंगे कि इसमें बहुअध्ययन क्षेत्र का एक अध्यापक का प्रति समाज में क्या क्या इनकी भूमिकाएं हैं, आगे वो इनके टॉपिक्स हैं समुदाय वगैरह के। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक चल रहा है हम इसी के बारे में बात करेंगे। ओके, साथ ही साथ आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो से जुड़ते रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि बीएड के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये पढ़ने में बहुत आसान लगे। ओके, तो अभी हम आगे का काम शुरू करते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वो परिवार के बारे में। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के अंदर आया था आप लोगों को, आपके कौन से सब्जेक्ट का था, लर्निंग टीचिंग में था या पता नहीं कौन से में था, तो आप एक बार वो आप पढ़ भी चुके होंगे और अगर आप एक बार ये रिमाइंड करोगे तो आपको याद भी आएगा। परिवार का टॉपिक था, समुदाय था, वो सब कुछ जो आपकी जो बहुअध्ययन उपागम क्षेत्र जो है उसके अंदर आपका सिर्फ यही चौथी यूनिट में एक नया क्वेश्चन था। बाकी परिवार, समुदाय, स्कूल, शिक्षा ये सब सेम ही रहता है। परिवार फिर भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा हुआ तो भी कोई बात ना, मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं परिवार क्या होता है। ये परिवार में क्या होता है कि परिवार एक सबसे छोटी इकाई होती है जो समाजशास्त्र के अनुसार समाज में रह रही होती है और इसके अंदर पति पत्नी दाम्पत्य जितने भी चाहे उनके बच्चे हो सकते हैं, लेकिन याद रखना परिवार तभी कहलाता है जब उनका आपस में क्या हो, रक्त का संबंध हो। यानी जो आप कहते हो ना, जैसे आपका सगा भाई है, सगी सिस्टर है, वैसे ही वो ही परिवार माना जाता है। चाचा ताऊ में वो परिवार नहीं काउंट होता। ओके, अब बात करते हैं परिवार के ये 5 तत्व कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य जीवन होता है। फिर एक होता है रक्त का संबंध। क्या चीज होती है? रक्त का संबंध, कि सीधा संबंध होना चाहिए। संयुक्त उत्तरदायित्व, मिलकर निभाना। संयुक्त का मतलब ज्वाइंट हो गया, ज्वाइंट का मतलब समझ रहे हैं कि सारे मिलकर जो रह रहे हैं, उत्तरदायित्व एक दूसरे का मिलकर बढ़ाना। अगर किसी दाम्पत्य जीवन परिवार में पति पत्नी काम कर रहे हैं तो वो संयुक्त उत्तरदायित्व है कि घर को वो मिलकर चला रहे हैं। फिर है कार्य विभाजन, उन्होंने कार्य को बांट रखा है कि भी थोड़ा काम ये करेंगे, थोड़ा वो करेंगे, काम पर वो जाएंगे और घर का ये काम करेंगे, वो कार्य विभाजन। और एक दूसरे की सुविधाओं का भी ध्यान रखना कि किसको क्या आवश्यकता है तो वो उसकी आवश्यकताओं को पूरा करे। ये परिवार के हर सदस्य का यानी 5 तत्वों में पूरे किए जाते हैं। उसके बाद हमारी आती है विशेषताएं।
सार्वभौमिक होता है। परिवार क्या होता है? सार्वभौमिक। ये आपको हर जगह कहीं ना कहीं किसी भी रूप में मिल सकता है। तो ये कोई सब्जी तो है नहीं कि भी इतने रुपए किलो मिलेगी। समाज में आप जाओ, आपके घर परिवार पड़ोस पड़ोस में सब जगह ही मिलेगा। सीमित आकार होता है। मेंबर कम से कम इसमें 2 मेंबर तो होंगे, पति और पत्नी, उसके बाद कितने भी हो सकते हैं। तो इसका आकार सीमित होता है। उत्तरदायित्व सामाजिक संगठन का केंद्र और सामाजिक गुणों का पालन करना। तो ये सामाजिक गुणों का भी क्या करते हैं? पालन करते हैं। अब बात करते हैं इनके कार्य। परिवार के कार्य क्या क्या होते हैं? देखिए 8 पॉइंट है, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं। बच्चों का क्या है, यहाँ पे आप ये देखिए 3 तरह के विकास होते हैं। एक तो हमारा शरीर का, एक हमारे दिमाग का, बुद्धि का, और एक होता है नैतिक। नैतिक का मतलब जो मूल्य वेदना वगैरह जो होते हैं ना, जो नैतिक शिक्षा यानी उनके शारीरिक अध्ययन वगैरह, ये सब चीजें जो माइंड में उनके रिलेटेड होती हैं। नैतिक शिक्षा के बारे में यानी उन्हें मोरल का मतलब समझते हैं कि गुणों का, संस्कारों का अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। तो बच्चों का शारीरिक विकास, मानसिक विकास और नैतिक विकास, 3 तो पॉइंट क्लियर। उसके बाद एक आता है सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, व्यवसायिक विकास। सामाजिक विकास में आपको पता ही है, सांस्कृतिक में पता है और व्यवसायिक में पता ही होगा, आध्यात्मिक और भावात्मक विकास। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहिए, वीडियो को एंड तक देखते रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाते रहिए, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो जितनी भी इसी इंस्टीट्यूट से मिलती रहे, आपकी हेल्प होती रहे और टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों को ये समझ में आता रहे। आज के लिए टाटा बाय बाय, गुड इवनिंग। बाकी हम कल मिलते हैं। जो आपका नेक्स्ट पेपर 17 तारीख को होगा, उसके बारे में हम कल बात करेंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। फिर भी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो शॉर्ट वीडियो के अंदर वो प्रीवियस पेपर को फिर से दोबारा देख सकता है, अभी तक जिन्होंने नहीं देखा, और कमेंट बॉक्स में भी अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकता है। गुड इवनिंग, जय माता दी।